दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रमुख विचारकों के महत्वपूर्ण कथन जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित सभी परीक्षाओं में प्रमुख विचारकों के कथन यानी कोटेशंस एंड स्टेटमेंट से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, राजनीतिक विचारकों के प्रमुख कथन। आज की वीडियो का जो पहला कथन है दोस्तों वो है सद्गुण ही ज्ञान है, किसने कहा है। दोस्तों सद्गुण ही ज्ञान है या वर्चू इज नॉलेज, ये सुकरात का कथन है। सुकरात प्रसिद्ध यूनानी चिंतक और विचारक है। उसका कहना था कि सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञानता अवगुण है। तो देखिए सद्गुण ही ज्ञान है, ये सुकरात का कथन है। अगला कथन है शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। तो ये किसका कथन है? ये है थ्रेसीमेकस। थ्रेसीमेकस का कहना है कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है, यानी माइट इज राइट। अगला प्रश्न है सत्य बोलना और दूसरे के कर्ज को अदा करना न्याय है, ये किसका कथन है? दोस्तों यूनान के सोफिस्ट विचारक सिफालस का कथन है कि सत्य बोलना और दूसरे के कर्ज को यानी ऋण को चुका देना न्याय है। अगला कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित देना ही न्याय है, ये किसका कथन है? तो ये है पोलीमार्कस। दोस्तों पोलीमार्कस का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित देना ही न्याय है, यानी मित्र के साथ अच्छा व्यवहार और शत्रु के साथ बुरा व्यवहार करना न्याय है। एक कथन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है, ये कथन किसका है? तो ये प्रोटेगोरस का कथन है। प्रोटेगोरस का कहना है कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। अगला कथन है कि इस विशाल संसार में केवल एक ही वस्तु मेरी है, वह मेरे अपने विचारों का स्वतंत्र चिंतन। तो ये डायोजेन्स का कथन है। देखिए इस विशाल संसार में केवल एक ही वस्तु मेरी है, वह मेरे अपने विचारों का स्वतंत्र चिंतन। अगला देखिए प्लेटो से है आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। तो ये प्लेटो का कथन है। प्लेटो यूनान का आदर्शवादी विचारक है और उसका कहना है कि आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना विशिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। तो ये प्लेटो का कथन है। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत के विवेचन में कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निश्चित स्थान में अपने कार्यों को करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, तभी न्याय की स्थापना हो सकती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना विशिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना न्याय है। अगला कथन है न्याय मन की प्रवृत्ति है। तो ये प्लेटो का कथन है, न्याय मन की प्रवृत्ति है। अगला कथन दोस्तों दार्शनिक राजा का विवेक जो है ये किसी विधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये प्लेटो का कथन है। प्लेटो विवेक को बहुत ही महत्व देता है और वो कहता है कि दार्शनिक राजा का विवेक किसी विधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, राज्य व्यक्ति का विराट रूप या राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये किसका कथन है? तो ये कथन प्लेटो का है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। अगला कथन दोस्तों ये है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को प्रकाशमान करना है। यानी शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाना है, ये प्लेटो का कथन है। और राज्य के संबंध में देखिए प्लेटो का कथन है कि राज्य का निर्माण बलूत या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। ये महत्वपूर्ण कथन प्लेटो का है। प्लेटो का कहना है कि राज्य का निर्माण बलूत या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों से होता है। अगला कथन है दोस्तों मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है शिक्षा। शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है, ये कथन भी प्लेटो का है। और सबसे महत्वपूर्ण कथन प्लेटो के दार्शनिक राजा पे
दोस्तों वो कहता है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या राजा और राजकुमार इस विश्व में दार्शनिकता की भावना से ओतप्रोत नहीं होंगे, तब तक नगर राज्य अपनी बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये कथन प्लेटो का है। अगला है दोस्तों, अगला कथन, राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है। ये अरस्तु का कथन है। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। ये भी अरस्तु का ही कथन है। दोस्तों अरस्तु कहता है कि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है। राज्य का उदय या राज्य का निर्माण या राज्य का विकास व्यक्ति से पहले हुआ है। ऐसा इसलिए अरस्तु कहता है क्योंकि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति उसका अंग मात्र है और पूर्ण जो है अंग से पहले आता है। इसलिए अरस्तु का ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है। अगला देखिए, अगला कथन है कि परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। ये अरस्तु का ही कथन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये भी अरस्तु का कथन है। दोस्तों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी मैन इज ए सोशल एनिमल, या फिर मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। ये कथन अरस्तु के हैं। एक प्रश्न देखिए, विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है। विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है। ये अरस्तु का कथन है और कई बार परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है कि विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है, किसका कथन है? तो याद कर लीजिए, अरस्तु का कथन है। देखिए अगला स्टेटमेंट है दोस्तों, राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। ये अरस्तु का कथन है। राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। अरस्तु का कथन है। एक महत्वपूर्ण कथन है कि समाज या राज्य के बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो देवता है या पशु। तो ये अरस्तु का कथन है, क्योंकि अरस्तु का कहना है कि राज्य व्यक्ति के लिए जीवन के साथ साथ उसके आत्म विकास और व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वो कहता है कि समाज या राज्य से बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो देवता है या पशु। व्यक्ति के शासन से विधि का शासन बेहतर है। देखिए महत्वपूर्ण कथन है कि व्यक्ति के शासन से विधि का शासन बेहतर है। ये अरस्तु का कथन है। और अरस्तु दोस्तों दासता का भी समर्थन करता है। दासता को वो प्राकृतिक और स्वाभाविक मानता है। उस संबंध में एक कथन है कि दासता स्वामी और दास दोनों के लिए स्वाभाविक और कल्याणकारी है। ये अरस्तु का कथन है। अरस्तु दोस्तों इतना प्रगतिशील विचारक था, फिर भी वो यूनान के रीति रिवाज और परंपराओं से इस तरह बंधा हुआ था कि उसने दासता को प्राकृतिक और स्वाभाविक कहा था और ये कहा कि ये स्वामी और दास दोनों के लिए जो है लाभदायक है। तो दासता मालिक और दास दोनों के लिए स्वाभाविक और कल्याणकारी है, अरस्तु का कथन है। एक कथन है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। तो सेंट ऑगस्टाइन का कथन है। सेंट ऑगस्टाइन मध्यकालीन विचारक हैं। न्याय की महत्ता को प्रदर्शित करता हुआ उनका ये कथन है कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जा सकते हैं। अगला देखिए, अगला कथन है कि राजा और ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि ये कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है। ये जेम्स प्रथम का कथन है। जेम्स प्रथम राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहता है कि राजा और ईश्वर में इतनी समानता है कि ये कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है। अगला कथन है, जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून अनावश्यक हैं। यानी जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानूनों की ज़रूरत नहीं है। जहाँ राजा सद्गुणी नहीं है वहाँ कानून निरर्थक हैं। ये कथन किसका है? तो प्रसिद्ध दार्शनिक कन्फ्यूशियस का कथन है, जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून अनावश्यक हैं और जहाँ राजा सद्गुणी नहीं है वहाँ कानूनों की कोई उपयोगिता या कोई अर्थ नहीं है, यानी कानून निरर्थक हैं। कन्फ्यूशियस का कथन है। अगला कथन, राजा को शेर के समान साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। ये किसका कथन है? तो ये इटली के विचारक मैकियावेली का कथन है कि राजा को शेर के समान साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। अगला कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है।
किंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता, ये मैकियावेली का ही कथन है। और देखिए, राज्य परिवारों और उनकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक के द्वारा शासित होता है, ये बोंदा का कथन है। दोस्तों, जीन बोंदा, जिसको कि संप्रभुता शब्द का या संप्रभुता का जनक भी कहा जाता है, वो कहता है कि राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक के द्वारा शासित होता है। अगला देखिए, प्रभुसत्ता। देखिए, प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजाजनों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। ये कथन किसका है? तो ये बोंदा का कथन है, जो कहता है कि प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजाजनों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है। अगला कोटेशन है, किसने कहा है कि मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं? तो हाब्स, थॉमस हाब्स का कथन है कि मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। अगला है दोस्तों, अगला कथन, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर था। ये किसका कथन है? तो ये थॉमस हाब्स का कथन है, जो अपने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण करते हुए कहता है कि प्राकृतिक अवस्था एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी और इसमें मनुष्य का जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर था। अगला कथन देखते हैं दोस्तों, प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं। ये भी हाब्स का कथन है। और एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि तलवार के बिना प्रसंविदाएं शब्द मात्र हैं। ये किसका कथन है? तो ये है हाब्स का कथन, जो कहता है कि तलवार के बिना प्रसंविदाएं शब्द मात्र हैं। अगला कथन है दोस्तों, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार होता है। ये किसका कथन है? तो ये हाब्स का कथन है, जो कहता है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। अंततः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। ये किसका कथन है? तो ये कथन भी हाब्स का है। अंततः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। देखिए, अगला है दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। ये कथन किसका है? तो ये जॉन लॉक का कथन है, जो हाब्स के प्राकृतिक अवस्था से पूर्णतया विपरीत विचार रखता है। जहां हाब्स प्राकृतिक अवस्था एक दूसरे को प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की अवस्था मानता है, वहीं लॉक का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति यानी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार किसने कहा है? तो दोस्तों, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं। ये लॉक का कथन है। और लॉक का ये भी मानना है कि व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था में या व्यक्तियों के पास प्राकृतिक अवस्था में उनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार उनके पास थे। अगला कथन है कि प्राकृतिक कानून नैतिकता के वे नियम हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित होते हैं। देखिए, प्राकृतिक कानून जो होते हैं या नेचुरल लॉ जो हैं, वो नैतिकता के वे नियम हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित होते हैं। लॉक का कथन है। और एक महत्वपूर्ण कथन, जहाँ कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। देखिए, जहाँ कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। ये जॉन लॉक का ही कथन है। संपत्ति की रक्षा शासन का मुख्य कार्य है, जॉन लॉक का कहना है। दोस्तों, जॉन लॉक जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है और इन अधिकारों में वो जो प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार है उसको जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों पर उसको ऊपर रखता है और कहता है कि संपत्ति की रक्षा शासन या सरकार का मुख्य कार्य है। अगला कथन दोस्तों, प्राकृतिक कानून का अर्थ नैतिकता के वे नियम हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित हैं। जॉन लॉक का कथन है। अगला कथन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा होता है। देखिए, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। ये रूसो का कथन है। प्रकृति की ओर लौटो यानी बैक टू द नेचर, ये रूसो का कथन है। रूसो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था जो थी वो मनुष्यों के समान आत्मनिर्भरता और संतुष्टि की अवस्था थी,
प्रत्येक व्यक्ति उसमें स्वतंत्र था और एक दूसरे के साथ सहयोगपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। तो रूसो का कहना है कि प्रकृति की ओर लौटो, और उसका ही कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। अगला कथन देखते हैं। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर और संतुष्ट था। ये कथन रूसो का है। प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति समान थे, आत्मनिर्भर थे और संतुष्ट थे, रूसो का कथन है। देखिए दोस्तों, एक कथन आता है कि व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में था। तो ये रूसो का कथन है जो कहता है कि व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में था। अगला कथन देखते हैं। जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करता है उसे स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जाएगा, या फिर जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करता है उसे स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा। ये रूसो का ही कथन है। कला और विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है, या फिर कला और विज्ञान के विकास ने मानव को पतित कर दिया है। ये कथन रूसो का है। रूसो ने कहा है कि जिस तरह से जैसे जैसे कला और विज्ञान का विकास हुआ, मनुष्य की नैतिकता और उसके अंदर का सदाचार गायब हो गया और वह नैतिक रूप से पतित हो गया। तो कथन है कला और विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है, रूसो का ही कथन है। अगला प्रश्न है या अगला कथन देखते हैं दोस्तों। वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े के चारों ओर बाड़ा बनाया और कहा कि ये मेरी भूमि है, और जिसकी अन्य व्यक्तियों ने अपनी नादानी के कारण विश्वास कर लिया, समाज का यथार्थ संस्थापक था या राज्य का यथार्थ संस्थापक था। ये रूसो का कथन है। अगला कथन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम अपने स्वयं के लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है, रूसो का कथन है। और अगला कोटेशन है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर और संतुष्ट थे, रूसो का कथन है। देखिए दोस्तों, रूसो जो है अपने राज्य की उदय की बात करता है, जब राज्य या समझौता सिद्धांत की बात करता है अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो सामान्य हित या जनरल विल की, सामान्य इच्छा या जनरल विल की बात करता है। तो वहाँ पे एक कथन आता है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में समर्पित नहीं होता। तो ये रूसो का कथन है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हुए भी किसी के भी हाथों में समर्पित नहीं होता, रूसो का कथन है। और देखिए एक महत्वपूर्ण कथन और है कि राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है, रूसो का कथन है। सरकार राज्य का जीवित औजार है, रूसो का कहना है। और दोस्तों अगला कथन है कि प्रकृति ने मानव जाति को सुख और दुख नामक दो स्वामियों के अधीन रखा है, या प्रकृति ने मानव जाति को सुख और दुख नामक दो स्वामियों के शासन में रखा है, जेरमी बेंथम का कथन है। जेरमी बेंथम उपयोगितावादी विचारक हैं और उन्होंने सभी चीज़ों में अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख इस सिद्धांत पर बल दिया, और वो कहते हैं कि प्रकृति ने मानव जाति को सुख और दुख नामक दो स्वामियों के शासन में रखा है। अगला कथन है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक न गिना जाए, ये बेंथम का कथन है। बेंथम सभी लोगों को राजनीतिक तौर पर एक मानते हैं, यानी समान मानते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक न गिना जाए, बेंथम का कथन है। एक महत्वपूर्ण कथन और आता है कि पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना, तो ये बेंथम का कथन है। दोस्तों बेंथम सुखों में मात्रात्मक अंतर करते हैं, गुणात्मक अंतर नहीं, इसीलिए वो कहते हैं कि पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना। अगला कथन है कि सार्वजनिक नीति की कसौटी का आधार अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है, ये कथन किसका है? तो ये बेंथम का कथन है, जिसका कहना है कि सार्वजनिक नीति की कसौटी का आधार अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। अगला महत्वपूर्ण कथन दोस्तों, अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, ये कथन किसका है?
तो ये J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन है कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। अगला है कि व्यक्ति के स्व संबंधी कार्य में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मिल का कथन है। और एक महत्वपूर्ण कथन आता है मिल का कि एक संतुष्ट सूअर से असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठ है और संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है। ये भी जॉन स्टुअर्ट मिल का कथन है। जॉन स्टुअर्ट मिल बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावाद में सुधार करता है या फिर संशोधन करता है और वो कहता है कि सुखों में केवल मात्रा का अंतर ही नहीं बल्कि गुणों का अंतर भी होता है। अगला कथन देखिए, प्रतिबंध के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई हैं। स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है। दोस्तों ये कथन J.S. मिल का है और आप जानते हैं J.S. मिल व्यक्तिवादी विचारक हैं। उन्होंने व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया और वो कहते हैं कि प्रतिबंधों के रूप में सभी प्रतिबंध एक बुराई है। स्वयं लोगों को छोड़ देना उन्हें नियंत्रित करने से सदैव बेहतर है। अगला कथन दोस्तों, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये दोस्तों हीगल का कथन है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की पद यात्रा है। ये सभी कथन एक दूसरे थोड़े से शब्द के अंतर पर या थोड़े से बदलाव के साथ पूछे जाते हैं। तो ये कथन राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की पदयात्रा है या फिर राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की शोभा यात्रा है, जर्मन आदर्शवादी विचारक हीगल का है। राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। देखिए ये भी हीगल का कथन है जो कहते हैं कि राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। विवेक ही वास्तविक है और वास्तविक ही विवेक है, ये हीगल का कथन है। और दोस्तों संकल्प न की शक्ति राज्य का आधार है। देखिए विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, यानी राज्य का आधार संकल्प है या इच्छा है न कि शक्ति। ये T.H. ग्रीन का कथन है। दोस्तों संकल्प यानी शक्ति राज्य का आधार नहीं बल्कि इच्छा राज्य का आधार है, ये T.H. ग्रीन का कथन है। अगला है कि राज्य का कार्य मानव विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना। राज्य का कार्य मानव विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना, ये T.H. ग्रीन का कथन है। और स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और उपभोग करने की क्षमता को कहते हैं जो करने योग्य तथा उपभोग करने योग्य हैं। तो देखिए ग्रीन का ये कथन है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और उपभोग करने की क्षमता है जो करने योग्य और उपभोग करने योग्य हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य का कर्तव्य उन दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें नैतिकता का विकास संभव हो सके, T.H. ग्रीन का कथन है। दोस्तों राज्य का कर्तव्य उन दशाओं को जन्म देना है जिसमें नैतिकता का विकास संभव हो सके, ग्रीन का कथन है। अगला कथन है कि अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य अवस्थाएं हैं। देखिए T.H. ग्रीन का कहना है कि अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास की बाह्य अवस्थाएं हैं। एक महत्वपूर्ण कथन बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो उत्तर है दोस्तों ये कथन बार्कर का है, अर्नेस्ट बार्कर का कथन है। और ग्रीन के विचारों को व्याख्यायित करने के लिए या ग्रीन के विचारों को संश्लेषित रूप में प्रस्तुत करने के लिए बार्कर का कहना है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। अगला कथन दोस्तों, दार्शनिकों ने अब तक संसार की व्याख्या की है लेकिन महत्वपूर्ण कार्य इसे बदलना है। तो ये मार्क्स का कथन है, कार्ल मार्क्स का कथन है। उसने ये कथन स्वप्नलोकीय समाजवादियों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि अब तक दार्शनिकों ने विश्व की व्याख्या की है लेकिन महत्वपूर्ण कार्य इसे बदलना है। देखिए राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र है, राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के शोषण का यंत्र है। तो ये मार्क्स का कथन है। दोस्तों मार्क्स का कहना है कि राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र है।
एक महत्वपूर्ण कथन, मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया, ये मार्क्स का कथन है। दोस्तों, हीगल जहां आदर्श या चेतना को महत्वपूर्ण मानता है, सभी वस्तुओं या प्रकृति में परिवर्तन के लिए चेतना, विवेक को जो है प्रमुखता देता है, वहीं मार्क्स जो है भौतिकता या भौतिक परिस्थितियों को विकास का या परिवर्तन का मुख्य वाहक और साधन मानता है। इसलिए वो कहता है कि मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। अगला कथन है कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ये मार्क्स का कथन है। दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा संसार है, कार्ल मार्क्स का कथन है। मनुष्य की चेतना उनके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उनका सामाजिक स्तर उनकी चेतना को निर्धारित करता है, कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला देखिए दोस्तों, अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है, कार्ल मार्क्स का कहना है। कार्ल मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में ये कहा है कि पूंजीपति जो होता है वो श्रमिकों द्वारा किए गए श्रम के मूल्य को उनको देता नहीं है, केवल जीवन यापन के लिए देता है और उनके हिस्से का या श्रमिकों के परिश्रम का जो फल होता है वो अकेले ही हड़प जाता है। इसी आधार पर मार्क्स कहता है कि अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वास्तव में पाता है। अगला प्रश्न है या अगला कथन है, किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं। किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां या भौतिक परिस्थितियां करती हैं, ये कार्ल मार्क्स का कथन है। धर्म जनता की अफीम है जो व्यक्ति को पतन के गर्त में ले जाती है और उसे निकम्मा बना देती है, ये मार्क्स का कथन है। धर्म जनता की अफीम है जो व्यक्ति को निकम्मा बना देती है और उसे पतन के गर्त में ले जाती है, कार्ल मार्क्स का कथन है। अगला है दोस्तों, राज्य अंततः मुरझा जाएगा। ये मार्क्स के सहयोगी एंजेल्स या फिर एंगेल्स का कथन है कि राज्य अंततः मुरझा जाएगा। अगला कथन है कि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका या दाई है। देखिए, राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका या दाई है, ये भी एंगेल्स का कथन है। पूंजीवादी राज्य श्रमिकों के विद्रोह के विरुद्ध प्रहरी की भांति खड़ा है। दोस्तों, पूंजीवादी राज्य श्रमिकों के विद्रोह के विरुद्ध प्रहरी की भांति खड़ा है, एंगेल्स का कथन है। अगला है दोस्तों, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। दोस्तों, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था या अंतिम चरण है, ये लेनिन का कथन है। और अगला है कि राज्य धनवान वर्ग के हाथों की कठपुतली है, वह सर्वहित या जन कल्याण का साधन नहीं हो सकता है, V.I. लेनिन का कहना है। लेनिन का ये कथन है कि राज्य धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली है, वह सर्वहित या जन कल्याण का साधन नहीं हो सकता। अगला है कि राज्य जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का साधन है, लेनिन का कथन है। अगला देखिए दोस्तों, लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है। ये कथन किसका है? तो ये स्टालिन का कथन है, जो कहता है कि लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है। अगला कथन देखते हैं, एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है, ये ट्राटस्की का कथन है। ट्राटस्की का कहना है कि एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है। अगला है कि राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। राज्य को पारस्परिक भरोसे के लिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्पेंसर ने माना है। अगला है दोस्तों, अगला कथन कि चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, ये H.J. लास्की का कथन है। ये एक दोस्तों बहुलवादी विचारक हैं और इसी आधार पर वो कहते हैं कि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। अधिकारों के संबंध में एक कथन आता है, देखिए, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, ये लास्की का कथन है।
और एक कथन और है, देखिए, स्वतंत्रता का अर्थ ऐसे वातावरण की स्थापना करना है जिसमें व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके, लास्की का कहना है। स्वतंत्रता का अर्थ ऐसे वातावरण की स्थापना करना है जिसमें व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके, लास्की का ही कथन है। एक महत्वपूर्ण कथन ये बार बार पूछा जाता है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को रोटी भी प्राप्त ना हो। तो ये हेराल्ड जोसेफ लास्की का कहना है कि मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को रोटी भी प्राप्त न हो। राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक आर्थिक समानता के साथ न हो, या आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती, लास्की का कथन है। अगला है दोस्तों, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं। तो ये लास्की का कथन है। और प्रत्येक राज्य अपने द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, बिना अधिकार के स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है, ये लास्की का कथन है। दोस्तों, प्रत्येक राज्य अपने द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है, ये लास्की का कथन है। समानता का अर्थ है सभी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होना। देखिए, समानता का अर्थ ये है सभी के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध होना, लास्की का कथन है। और एक महत्वपूर्ण कथन, विश्व शांति कायरों का स्वप्न है, युद्ध पुरुष के लिए वैसा ही है जैसा कि नारी के लिए मातृत्व। तो ये बेनिटो मुसोलिनी का कथन है। मुसोलिनी को फांसीवाद का प्रवर्तक माना जाता है। दोस्तों, ये इटली का तानाशाह था। इसका कहना है कि विश्व शांति कायरों का स्वप्न है और युद्ध पुरुष के लिए वैसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व। अगला है दोस्तों, अगला कथन देखिए, स्वतंत्रता एक मृत शरीर की भांति है, मैं उसे ठोकर मारता हूँ, मैं इटली में व्यवस्था और अनुशासन चाहता हूँ। ये कथन किसका है? तो ये मुसोलिनी का कथन है। एक महत्वपूर्ण कथन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और विरुद्ध कुछ भी नहीं। तो ये मुसोलिनी का ही कथन है जो कहता है सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और विरुद्ध कुछ भी नहीं। एक कथन और आता है दोस्तों, साम्राज्यवाद जीवन का नित्य और अडिग नियम है, मुसोलिनी का कथन है। और देखिए, राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च बौद्धिकता का परिणाम है, न परंपरा और परिपाटी, न ही परिवार का विस्तार मात्र, ये गार्नर का कथन है। अगला कथन है कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है, जेफरसन का कथन है। जेफरसन का कहना है कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। एक महत्वपूर्ण कथन दोस्तों बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, समाजवाद पे है कि समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि इसे सभी पहनते हैं, या समाजवाद ऐसे टोप के समान है जिसका आकार इसलिए बदल गया है क्योंकि सभी इसे पहनते हैं। CEM जोड का कथन है। CEM जोड का कहना है कि समाजवाद उस टोप के समान है जिसका आकार बदल गया है क्योंकि सभी इसे पहनते हैं। अगला कथन है दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता असंगत हैं, डी टाकविले। दोस्तों, स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे के पूरक न मानकर विरोधी मानने वाले विचारों में डी टाकविले और लॉर्ड एक्टन आदि का नाम प्रमुख है। इसी आधार पर स्वतंत्रता और समानता को असंगत मानने वाले डी टाकविले हैं। अगला है कि स्वजन समूह समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है, किसका कथन है? तो दोस्तों, ये मैकाइवर का कथन है। मैकाइवर का कहना है कि स्वजन समूह समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। एक महत्वपूर्ण कथन दोस्तों, शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। ये कथन किसका है? तो पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट पूछा जाता है कि कानूनी संप्रभुता के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है, ये किसका कथन है? तो मशहूर या प्रसिद्ध कानूनविद AV डायसी का कहना है कि कानूनी संप्रभुता के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। अगला कथन है दोस्तों, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। दोस्तों, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है।
दोस्तों ये प्रश्न कई तरह से आता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना मिथक है, या राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कल्पना है। तो GDH कोल का कथन है, GDH कोल का कथन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना या फिर मिथक है। और दोस्तों लास्की का भी कथन इसी से संबंधित है, जहां पर वास्तविक शब्द आए। देखिए, राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना वास्तविक नहीं है, या राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना वास्तविक नहीं हो सकती, ये कथन लास्की का होगा। लेकिन यदि कपोल कल्पना, कल्पना या मिथक शब्द आते हैं तो ये GDH कोल का कथन होगा। अगला कथन है कि पूर्णतया शुद्ध तथा प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व केवल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होता है। ये GDH कोल का कथन है, जो कि व्यावसायिक प्रतिनिधित्व को श्रेष्ठ मानते हैं। अगला है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। ये कथन किसका है? तो गिलक्राइस्ट का कथन है। गिलक्रिस्ट का मानना है दोस्तों कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। अगला कथन और राजनीति विचारकों के या राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण कथनों का जो लास्ट स्टेटमेंट है वो है कि स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं, वरन अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं, बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। ये मैकेंजी का कथन है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी परीक्षाओं में प्रमुख राजनीतिक विचारक और उनके द्वारा प्रमुख कथनों से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। दोस्तों ये वीडियो आगामी परीक्षाओं जैसे TGT, PGT परीक्षा, नागरिक शास्त्र, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, LT ग्रेड और केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नेट JRF राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो का दोस्तों ये जो वीडियो है, जो मटेरियल है, इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।